नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। आज की वीडियो में हम एक मेन बोर्ड आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं जिसका नाम है क्राइजेक लिमिटेड। इस वीडियो में हम इस आईपीओ का ए टू जेड कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी आखिर करती क्या है, लास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं, कंपनी जिस वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रही है वो कैसा है, कंपनी का करंट जीएमपी कितना चल रहा है और इसके बाद इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिलने के कुछ चांसेस हैं या फिर नहीं, और इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इन सब के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देखें तो देखिए आईपीओ ओपन हो रहा है 2 जुलाई से और 4 जुलाई तक यह आईपीओ ओपन रहेगा। इस आईपीओ में जिस फेस वैल्यू पर शेयर को जारी किया गया है वो है 2 रुपीज पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो वो है 233 से 245 पर शेयर। एक लॉट में 61 शेयर्स हैं और ये जो आईपीओ है ये कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इस आईपीओ से जो पैसे मिलेंगे वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएंगे, ना कि कंपनी की ग्रोथ में यूज होंगे। इसलिए आईपीओ में अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। टोटल इशू साइज की बात करें तो यह 860 करोड़ के आसपास है। कंपनी के शेयर की लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों जगह पर होगी। कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें तो कंपनी स्टार्ट हुई थी साल 2011 में, जब इसका नाम था जीए एजुकेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन बाद में नाम चेंज कर दिया गया और अब कंपनी का नाम हो गया है क्राइजेक लिमिटेड। साल 2024 में कंपनी को यह नाम दिया गया। बिजनेस मॉडल की बात करें, कंपनी B2B मॉडल पर काम करती है और अगर इनका मेन वर्क देखें तो इस कंपनी का काम है उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां पर स्टडी करना चाहते हैं, जहां पर कंपनी एजेंट्स और यूनिवर्सिटी के बीच ब्रिज का काम करती है। स्टूडेंट्स की जो एप्लीकेशन होती हैं उनको एजेंट से लेती है और उसको कंप्लीट करने के बाद में कॉलेज को भेज देती है। कंपनी के क्लाइंट्स में 173 प्लस ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि यूके, कनाडा, आयरलैंड जैसे देशों में फैले हुए हैं। एक्विजिशन की बात की जाए तो कंपनी ने क्राइजेक यूके की 100% इक्विटी एक्वायर कर ली है और इसी के बाद कंपनी ने अपना नाम भी चेंज कर लिया और चेंज करके इसे क्राइजेक लिमिटेड कर दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब अगर मार्केट में कंपनी के प्रेजेंस की बात की जाए तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता, इंडिया में है। कंपनी के अपने टेक प्लेटफॉर्म पर 10,000 से ज्यादा ग्लोबल एजेंट्स रजिस्टर हैं। कंपनी की टॉप एक्टिव मार्केट्स की बात की जाए तो उसमें आते हैं इंडिया, यूके, नाइजीरिया, पाकिस्तान। बाकी आप इन देशों की लिस्ट देख सकते हैं जहां पर कंपनी एक्टिवली काम कर रही है। एक खास बात यह है कि क्राइजेक इंडिया की उन चुनिंदा इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट प्लेयर्स में से एक है जो कि बिना किसी एक्सटर्नल कैपिटल के भी प्रॉफिटेबल रन कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री का स्कोप और ग्रोथ पोटेंशियल पर नजर डालें तो देखिए ग्लोबल हायर एजुकेशन मार्केट साल 2024 में $6 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक ये 7.4 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। वहीं अगर इंडियन स्टूडेंट मार्केट की बात की जाए तो देखिए साल 2019 तक 7.7 लाख स्टूडेंट स्टडी कर रहे थे और ऐसी उम्मीद की गई है कि साल 2030 तक ये संख्या 25 लाख तक पहुंच जाएगी 7.8% के CAGR के साथ। और देखिए इंडियन स्टूडेंट का जो टोटल ओवरसीज एजुकेशन स्पेंड है उसका अनुमान लगाया गया है 2030 तक 125 बिलियन तक पहुंचने का। और ये जो इंडस्ट्री है ग्लोबल हायर एजुकेशन मार्केट, इसमें जो डिमांड फैक्टर हैं जिनकी वजह से इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है उसमें आते हैं ग्लोबल एक्सपोजर। इसके अलावा बेटर कैरियर ऑप्शन के लिए लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। बाहर लोगों को क्वालिटी एजुकेशन की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जिस वजह से ये जो इंडस्ट्री है वो तेजी से ग्रो कर रही है। इसके अलावा अब बहुत से देश स्टूडेंट फ्रेंडली वीजा भी ऑफर कर रहे हैं जिससे डिमांड और ग्रो होगी। अब आते हैं आईपीओ एनालिसिस के इंपोर्टेंट पार्ट पर जो कि है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिसमें हम लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का जो परफॉर्मेंस रहा है इस कंपनी का उसको देखने वाले हैं। तो देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी ग्रो हुआ है, प्रॉफिट भी ग्रो होता नजर आ रहा है और इबिटा भी ग्रो होता नजर आ रहा है। हालांकि इबिटा में थोड़ा अप डाउन देखने को मिला है। तो अगर हम साल 2025 की बात करें तो रेवेन्यू 16% से बढ़ गया है, क्योंकि लोग पहले के कंपेयर में अब ज्यादा फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपने एजेंट्स और इंस्टीट्यूट्स की संख्या भी बढ़ाई है। अगर प्रॉफिट को देखें तो साल 2025 में
ये जो प्रॉफिट है ये 29% से बढ़ गया है। और इसका रीजन ये है कि क्राइजेक पहले किसी और कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज करता था, जिसके लिए उसको लाइसेंस की फीस भी देनी पड़ती थी। लेकिन अब कंपनी ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा आईटी और टेक्निकल एक्सपेंस को भी कंपनी ने रिड्यूस किया है। तो देखिए ओवरऑल कंपनी फाइनेंशियली काफी बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि अगर कंपनी पर डेट देखें तो वो भी बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी का डेटा भी बहुत शानदार है। साल 2025 में ये 30% से भी ज्यादा रहा। इसके अलावा कंपनी फास्ट ऑपरेशंस भी करती है, यानी कि कंपनी अपने क्लाइंट से तेजी से पैसे कलेक्ट करती है और स्मूथली रन कर रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्राइजेक लिमिटेड का जो डेट है वो ऑलमोस्ट जीरो है, जबकि दूसरी ओर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब कंपनी पे बहुत ज्यादा डेट हो जाता है तो वो प्रेशर पे आ जाती है, और हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जब हाई डेट के कारण कंपनीज फेल हो जाती हैं। लेकिन क्राइजेक का जो केस है वो डिफरेंट है। यहाँ पर डेट ऑलमोस्ट जीरो है और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कि कंपनी को और ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल बनाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेटा है सीएफओ, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यानी कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे कंपनी को कैश कितना आ रहा है। तो देखिए आइडली ये जो सीएफओ है ये नेट प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि इस केस में यहाँ पर सीएफओ और नेट प्रॉफिट किस तरह से चल रहे हैं। ईयर बाय ईयर अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का जो सीएफओ है वो 51 करोड़ के आसपास था, जबकि प्रॉफिट 112 करोड़। यानी कि यहाँ पर जो सीएफओ है वो उसके प्रॉफिट से लगभग हाफ है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी को अपने प्रॉफिट को रियल कैश में कन्वर्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखें तो यहाँ पर सीएफओ और प्रॉफिट लगभग बराबर नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है बट ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए देखें तो यहाँ पर कंपनी का सीएफओ कंपनी के प्रॉफिट से भी ज्यादा हो गया है, जो कि एक गुड साइन है। तो ओवरऑल अगर सीएफओ के मामले में भी देखें तो कंपनी अच्छी नजर आ रही है। इसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये रहा डेटा। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 में 21% था, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला, 15% पर आया। उसके बाद फिर से ये बढ़ के 17% पर आ गया फाइनेंशियल ईयर 2025 में। तो अगर हम देखें तो देखिए तीनों ही सालों में यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ये 15% से ऊपर बना हुआ है, जो कि काफी अच्छा है, स्पेशली एजुकेशन सर्विस और B2B टेक सेक्टर के लिए। वैसे देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप जरूर देखने को मिला था, बट यहाँ पर कंपनी का कहना है ये जो ड्रॉप था ये हाई एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन की वजह से था। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2025 में फिर से नेट प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब देखिए जब आप अपना हार्ड अर्न मनी किसी आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में की रिस्क क्या है। तो आइए उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंपनी अपने कुछ क्लाइंट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। जैसे कि कंपनी का जो 70 से 80% रेवेन्यू है वो केवल 10 यूनिवर्सिटीज से आ रहा है। अब मान लीजिए फ्यूचर में कभी इन यूनिवर्सिटीज से कंपनी की बात बिगड़ जाती है तो कंपनी का जो बिजनेस है वो बुरी तरीके से अफेक्ट हो सकता है। इसके बाद देखिए कंपनी पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर पर डिपेंड है। ऐसे में मान लीजिए कभी अगर सिस्टम क्रैश हो गया या फिर हैक हो गया तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कुछ टाइम के लिए पूरी तरीके से ठप हो सकता है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो है वो ये है कि कंपनी का जो इंश्योरेंस कवरेज है वो काफी कम है। कंपनी ने लिमिटेड इंश्योरेंस लिया हुआ है। ऐसे में अगर मान लीजिए कभी डेटा चोरी हो जाए या नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो कंपनी के पास उसके लिए बैकअप नहीं होगा, जिससे कंपनी को पैसा गंवाना पड़ सकता है। इसके बाद एक और चीज, कंपनी की जो इनकम है वो सीजनल है। कंपनी ऐसा नहीं है कि हर महीने बराबर पैसा कमा रही है। देखिए 3 महीने हैं जिसमें कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देखने को मिलता है, जो है जनवरी, मई और सितंबर। तो इसलिए देखिए अब आगे कंपनी के लिसनिंग के बाद जो क्वार्टर रिजल्ट आएंगे उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो अच्छा रहा है, जबकि कुछ क्वार्टर में डाउन देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं वैल्यूएशन वाले पार्ट पर। और जब वैल्यूएशन की बात होती है तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है पी रेशियो। तो कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 30 के आसपास आ रहा है। और अगर हम इसको इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें तो कंपनी ने देखिए अपने जो कंपटीटर चुना है वो दिया है इंडिया मार्ट और आईडीपी एजुकेशन लिमिटेड को। वैसे इंडिया मार्ट का बिजनेस इनसे काफी अलग है। आई डोंट नो
कंपनी ने इसे अपना कंपटीटर क्यों लिया है। बट फिर भी अगर हम डेटा को देखें तो क्राइजेक लिमिटेड ये जो कंपनी है इसका पी आ रहा है 30 के आसपास, इंडिया मार्ट का आ रहा है 27 के आसपास, आईडीपी का आ रहा है 7 के आसपास। तो इंडस्ट्री का जो एवरेज होता है वो 17 के आसपास निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का जो पी रेशियो है 30 वो इंडस्ट्री के एवरेज से ज्यादा है। इस तरीके से अगर पी रेशियो को देखें तो यहाँ पर कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो स्लाइटली एक्सपेंसिव नजर आ रही है। वहीं अगर कंपनी के पी रेशियो को ग्रोथ रेट से कंपेयर करें तो देखते हैं क्या डेटा निकल कर आता है। देखिए कंपनी की जो फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2025 तक रिवेन्यू की जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रही है लास्ट 3 ईयर की वो 34% के आसपास रही है, जबकि प्रॉफिट का जो CAGR है वो 16% के आसपास रहा है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि अगर रिवेन्यू ग्रोथ से जो कि 34% है पी को कंपेयर करें जो 30 के आसपास है तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है ये एक्सेप्टेबल है, मतलब कि वैल्यूएशन ठीक है। बट वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ से इसको कंपेयर करें पी रेशियो को तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आ रही है वो 16-17% आ रही है, जबकि कंपनी जिस पी पर अपना आईपीओ ला रही है वो है 30। तो अगेन ये जो आईपीओ है ये लिटिल एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो इस आईपीओ को वैल्यूएशन के मामले में आप सस्ता तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, इसे आप थोड़ा कॉस्टली ही बोलेंगे। तो देखिए वैल्यूएशन वाला जो पार्ट है वो ज्यादातर तब जरूरी हो जाता है जब हम लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट अगर आप केवल लिसनिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दो चीजों को देखना चाहिए। एक है जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम और दूसरा है आईपीओ का सब्सक्रिप्शन। इन दोनों में आपको ये देखना चाहिए कि सबसे पहले तो कंपनी का जो जीएमपी है वो 30 to 40% आ रहा हो पिछले कुछ टाइम से और लगातार बढ़ रहा हो। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जब आईपीओ ओपन हुआ उसके पहले ही 2 दिन में अगर ये आईपीओ 9 से 10 गुना सब्सक्राइब हो जाता है और जीएमपी वाली कंडीशन भी फॉलो करता है तो ऐसे केस में देखा जाता है कि 95% हमें अच्छा लिसनिंग गेन देखने को मिलता है। बट करंट सिचुएशन को देखें तो क्राइजेक आईपीओ जो है इसका जीएमपी फिलहाल 0 चल रहा है, यानी कि लिसनिंग गेन की जो उम्मीद है यहाँ पर फिलहाल तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। लास्ट 5 सेशन में भी इसके जीएमपी में कोई हलचल देखने को नहीं मिली है। तो अभी के हिसाब से तो लिसनिंग गेन के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। तो फाइनल एनालिसिस, क्या आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए कंपनी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है 34% की वो काफी अच्छी है। कंपनी ने कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिया है। कंपनी का जो डेट है वो ऑलमोस्ट 0 है। कैश फ्लो भी कंपनी का अच्छा है, रीच भी अच्छी है और कंपनी खुद का प्लेटफॉर्म खुद का सॉफ्टवेयर यूज कर रही है जिससे कि इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम आ रही है। बट दूसरी ओर कंपनी में रिस्क भी हैं। सबसे पहले तो अभी जीएमपी इसका 0 चल रहा है। इसके बाद कंपनी देखिए अपने केवल कुछ ही क्लाइंट्स पर डिपेंड है बहुत ज्यादा। इसके बाद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो भी कुछ खास नहीं रही है। वैल्यूएशन भी स्लाइटली एक्सपेंसिव ही नजर आ रहा है और बिजनेस भी कंपनी का सीजनल है। तो इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हुए क्या सामने आता है? तो देखिए अगर आप लिसनिंग गेन के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो अभी की कंडीशन को देखते हुए लिसनिंग गेन के लिए अप्लाई करना सही नहीं लग रहा, क्योंकि कंपनी का जीएमपी 0 है, यानी कंपनी के लिए अभी जो डिमांड नजर आ रही है वो बहुत कम है। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप वेट कीजिए आईपीओ के ओपन होने का, उसके बाद आप दोनों कंडीशन देखिए, जीएमपी की भी और आईपीओ सब्सक्रिप्शन की भी। उसके बाद डिसाइड कीजिए कि लिसनिंग गेन के लिए आपको अप्लाई करना है या नहीं। लेकिन अभी की कंडीशन देखते हुए लिसनिंग गेन के लिए अप्लाई करना सही नहीं नजर आ रहा। वहीं अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की बात की जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बिल्कुल कंपनी का जो बिजनेस है वो स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं, बट कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसे आप सस्ता तो बिल्कुल नहीं मान सकते। तो अगर आप वैल्यूएशन के साथ ओके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो एनालिसिस हमने किया ये बेस्ड है पास्ट डेटा और करंट वैल्यूएशन ट्रेंड पर, लेकिन किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।